हेलो एवरीवन। तो आज है 10 अगस्त और आज आप लोगों के मॉक टेस्ट का सेकंड राउंड होने वाला है। इससे पहले फर्स्ट राउंड 5 अगस्त को हो चुका है। जो लोग इस सेशन में नए जुड़ रहे हैं जाकर के 5 अगस्त का भी मॉक टेस्ट दे लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि ईपीएफओ में 2 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ आरटी होता है, सेकंड फेज़ में इंटरव्यू होते हैं। तो फर्स्ट फेज़ का ही मॉक टेस्ट चल रहा है। टोटल आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं, इक्वल मार्क्स के होते हैं। ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे का मिलता है, लेकिन मैं कोई लाइव टेस्ट तो ले नहीं रही हूँ कि 2 घंटे मुझे लगेंगे, और ना ही मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देना है, ना कोई हिंट बतानी है। तो मुझे लगभग 1 घंटे लगने वाले हैं, लेकिन आप लोग एकदम ईमानदारी से पॉज करके सॉल्व करिएगा। लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा अपना समय मत दीजिएगा, बिल्कुल ईमानदारी। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एग्ज़ाम में 1/3 रॉन्ग पे होता है, माइनस मार्किंग 1/3 का होता है। तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चन को काउंट करिएगा, आंसर को, कि पूरा कट करने के बाद आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और इस सेशन में बिल्कुल ईमानदारी से आप सभी को आंसर देनी है। पूरे 2 घंटे अपना टेस्ट दीजिएगा पॉज कर करके, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करते चलिएगा। और जो कैंडिडेट मैक्सिमम आंसर करेंगे उन कैंडिडेट का नाम मैं 15 अगस्त को जो थर्ड राउंड होगा उसमें मैं अनाउंस करूंगी, ऐसे टॉप 2 कैंडिडेट का नाम। और जैसे कि मैंने कहा था 5 अगस्त को जो सही से आंसर करेंगे, मैक्सिमम आंसर करेंगे, और जिनका आंसर सबसे पहले आया है उनका मैं नाम अनाउंस करने वाली हूँ। टॉप थर्ड पे हैं प्रिपरेशन विद अनुज। टॉप सेकंड कैंडिडेट है नाइडू एंड 2668। और टॉप फर्स्ट पे जो कैंडिडेट है जिनका आंसर मुझे सबसे पहले आया था, बिल्कुल सही सही और मैक्सिमम आंसर आया था, वो हैं इंडिया स्पोर्ट्स तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का मॉक टेस्ट। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एकदम तैयार हो जाइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये सेंटेंस मिलेगा जिसमें ये ब्लैंक मिल रहा है। इन चारों ऑप्शन में से जो भी सुटेबल वर्ड होगा, जो भी परफेक्ट मीनिंग होगा, वो यहाँ पे आप फील करने वाले हैं। सेंटेंस है, इट इज़ हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट देन द वन दैट दिस डिटरमाइंड ट्रेवलर चूज टू फॉलो। अब यहाँ पे कौन सा बेस्ट वर्ड है जो आप फील कर सकते हैं? ऑप्शन ए है स्टिमुलेटिंग, ऑप्शन बी है डैशिंग, ऑप्शन सी है डॉन्टिंग, एंड ऑप्शन डी है प्रोवोकिंग। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा डॉन्टिंग। It is hard to conceive of a more daunting route than the one that this determined traveler choose to follow. Daunting मतलब भयानक और कठिन होता है, तो यहाँ पे कठिन के लिए आप daunting का प्रयोग करेंगे। Question number 2. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. अब आपके पास ये अंडरलाइन है जिसमें आपको अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप आंसर बी नो इम्प्रूवमेंट पे टिक कर सकते हैं। सेंटेंस है, एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द प्रिंसिपल बिफोर 30 मई। आंसर करिए क्या होगा? वेयर बीइंग सेंड टू होगा यहाँ पे अंडरलाइन की जगह पे, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर विल बी सेंड टू होगा, या फिर आर सेंडिंग टू होगा? बताइए। आर तो दिया ही हुआ है, आर सेंडिंग टू होगा क्या? क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही है, या तो सेंटेंस में कुछ गलत है या फिर ऑप्शन में कुछ गलत दिया हुआ है। वेयर बीइंग और विल बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, यानी सेंड होता है, सेंड का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे सेंड दिया हुआ है, यहाँ पे सेंट है। ठीक है, और इस सेंटेंस का मतलब हुआ बिफोर 30 मई में बता रहा है, तो सेंटेंस जो है कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। एप्लीकेशंस प्रिंसिपल के पास 30 मई से पहले जाने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गलत दिया हुआ है। अब अपना आंसर बताइए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। या तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, या तो अगर यहाँ पे सेंड दिया होता तो ऑप्शन सी सही हो जाता, अगर आर ही दिया है तो आर सेंडिंग टू भी हो जाता, लेकिन सेंटेंस शायद गलत हो सकता है। आई थिंक नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए यहाँ पे। आप लोग अपना आंसर करिए, क्या आंसर हो सकता है? कभी कभी मिसप्रिंट हो जाते हैं, ऑप्शन गलत दे दिया गया है, क्योंकि मैंने तो ये बनाए नहीं है, ये मैंने मटेरियल लिया हुआ है कहीं से, मैं जिनका बुक का नाम नहीं लेना चाहूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. अब सेंटेंस है, यहाँ पे अंडरलाइन दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको बतानी है कि किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। अगर है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, और अगर नहीं है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो सीधे आप ऑप्शन बी नो इम्प्रूवमेंट पे टिक कर सकते हैं।
सेंटेंस है मीरा हैज़ अ फ्रेंड हु पेरेंट्स लिव इन दुबई। मीरा की एक दोस्त है जिनके माता पिता दुबई में रहते हैं। तो आप बताइए कि इस अंडरलाइन में कुछ ज़रूरत है क्या चेंजेस करने का। आई होप आप लोग ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हैज़ अ फ्रेंड हुज पेरेंट्स लीव। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। बताइए, अब ईडियम फ्रेजेस आपके पास है। सेंटेंस है The idea of making a children's park has been nipped in the bud by the local council। आपके पास 4 ऑप्शन है। Encourage strongly, included somewhere else, option C changed completely, and option D dropped at an early stage। कौन सा फ्रेज, कौन सा ईडियम यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इस अंडरलाइन में। बीन निप्ड इन दी बर्ड, कौन सा फ्रेज होगा। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज। ठीक है, ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज, क्योंकि यहाँ पे निप्ड इन दी बर्ड दिया है जिसका मतलब होता है किसी मुद्दे को शुरुआत में ही ख़त्म कर देना, और यहाँ पे ड्रॉप्ड एट एन अर्ली स्टेज है मतलब शुरुआती स्तर पर ही छोड़ देना। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मैंने तो बोला था एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी ही नहीं। चलिए अब आगे आपके टेस्ट हो रहे हैं, मैं बार बार भूल जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये वर्ड है जिसका सिनोनिम आपको बतानी है। वर्ड है इंड एवर। इंड एवर का पर्यायवाची शब्द यानी सिनोनिम, मिलता जुलता शब्द क्या होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा अटेम्प्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका भी सिनोनिम आपको बतानी है। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मिलता जुलता शब्द इन चारों वर्ड में आपको क्या समझ में आ रहा है। बेनिफिट है कि क्लियरेंस है या फिर एक्सेसरी है या फिर बैरियर है। आई होप आप वो लोग ने आंसर कर दिया होगा। सही जवाब होगा बैरियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब आपको इसका विलोम बतानी है, एनोनिम बतानी है। वीकनेस, वीकनेस का उल्टा शब्द अपोजिट वर्ड क्या होगा। इलनेस होगा कि स्ट्रेंथ होगा कि डिसेबिलिटी होगा या फिर ब्रेवरी होगा। तो आंसर आप लोगों ने कर दिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। अब आपके पास ये अंडरलाइन है जिसके आपको ईडियम फ्रेजेस करनी है। सेंटेंस है आपका वी नाउ हैव एन एक्स मिनिटर इन द रनिंग फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए है जॉगिंग एवरीडे, ऑप्शन बी है गिविंग स्पीचेस, ऑप्शन सी है कंटेस्टिंग द सील, एंड ऑप्शन डी है टीचिंग योगा। आई होप आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कंटेस्टिंग द सील। क्वेश्चन नंबर 9, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इस सेंटेंस में आपको जहां भी ग्रामेटिकल एरर समझ में आ रही है उस पर आप आंसर करेंगे इस 4 ऑप्शन के जरिए। सेंटेंस है cows are amongst the gentlest of animals, none shows more passionate tenderness towards their young। अब बताइए कहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर समझ में आ रहा है। cows are amongst में, या फिर towards their young में, या फिर none shows more पे, या फिर the gentlest of animals। इस 4 ऑप्शन के जरिए बताइए कहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर समझ में आ रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, नन शोज मोर। यहाँ ग्रामेटिकल एरर है। क्या एरर है वो मैं आपको नहीं बता सकती। सारे रूल रेगुलेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये टेस्ट चल रहा है आपका। सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने भी ऑप्शन सी पे आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
इन दिस सेंटेंस आइडेंटिफाई दिस सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपको इस सेंटेंस में बतानी है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। कहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर लग रहा है कि इस सेंटेंस में कुछ तो एरर है। द कॉस्ट में समझ में आ रहा है सब्जेक्ट में, या फिर हैव राइजन में लग रहा है, या फिर दिस मंथ ऑब्जेक्ट में है, या फिर एबनॉर्मली है। आई होप आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैव राइजन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी ऑप्शन ए पे टिक किया है ग्रामेटिकल एरर को देखते हुए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन। डायरेक्शन नंबर 11 to 15 आपको ऑप्शन मिलेंगे, जिससे कि इस कंप्रीहेंशन में जो आपको ब्लैंक दिख रहा है वहाँ पे आप फील करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कंप्रीहेंशन को करने के लिए, सबसे पहले आप पूरे स्टोरी को पढ़ लीजिए, फटाफट से एक राउंड में तुरंत पढ़ लीजिए, तुरंत ही। जब तक आप इसको पूरा नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये स्टोरी क्या है और डिमांड क्या है इसमें। तो सबसे पहले इस स्टोरी को पूरा पढ़ लीजिए तुरंत। Mr. Anand Kumar, scientist, Nature Conservation Foundation says that elephants are engineers of the ecosystem. He explains they are seed dash forest without dash have been observed to not have young dash at all. This is because dash spices disperse seeds only through elephants. The animals are phenomenal at dash themselves to new ecological conditions and negotiating a problem। अब पूरी स्टोरी आपने पढ़ लिया। अब आप ये आधा % तो समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पे क्या डिमांड है स्टोरी में। तो चलिए अब शुरू करिए फिर से पढ़ना। मिस्टर आनंद कुमार, साइंटिस्ट, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन सेज दैट एलिफेंट्स आर इंजीनियर्स ऑफ द इकोसिस्टम। ही एक्सप्लेन्स दे आर सीड डैश फॉरेस्ट। अब बताइए सीड के बाद और फॉरेस्ट से पहले यहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है। 11 लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर 11 पे देखिए, क्या ईटर्स होगा, क्या मेकर्स होगा, क्या डिसअपेयर्स होगा, क्या कलेक्टर्स होगा। सही जवाब होगा यहाँ पे जो फील होना चाहिए वो डिसअपेयर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दे आर सी डिसपेयर्स फॉरेस्ट विदाउट डैश हैव बीन ऑब्जर्व्ड टू नॉट हैव यंग डैश एट ऑल। विदाउट के बाद और हैव बीन के पहले क्या यहाँ पे फील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 12 बताइए, सीड्स होगा कि एलिफेंट्स होगा कि इंजीनियर्स होगा या फिर कंजर्वेशन होगा। स्टोरी को देख करके आपको क्या समझ में आ रही है। सही जवाब होगा एलिफेंट्स। फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग डैश एट ऑल। यंग के बाद क्या फील होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 13 सैपलिंग्स होगा कि सीड्स होगा कि स्पाइसेस होगा या फिर एलिफेंट होगा। तो आप लोगों ने आंसर तो कर ही दिया होगा। सही जवाब है सैपलिंग्स। 13 में सैपलिंग्स को फील करेंगे आप। एलिफेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व टू नॉट हैव यंग सैपलिंग्स एट ऑल। दिस इज बिकॉज डैश स्पाइसेस डिस्पेयर्स सीड्स ओनली थ्रो एलिफेंट्स। अब यहाँ पे 14 यहाँ पे क्या फील करेंगे आप। ब्लैंक में सीड स्पाइसेस से पहले और बिकॉज के बाद। 14 नो, सर्टेन, ऑल या फिर एवरी। तो आपका जवाब होना चाहिए, आई होप आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, सर्टेन। यहाँ पे जो फील होगा वो होगा सर्टेन। This is because certain spices disperse seeds only through elephants. The animals are phenomenal at dash themselves. Phenomenal at 50 नंबर। ऑप्शन 15 क्या होगा phenomenal। सही जवाब होगा आपका adapting। ऑप्शन ए adapting। The animals are phenomenal at adapting themselves to new ecological condition and negotiating a problem। अब जाकर के आपकी स्टोरी कंप्लीट होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम। अब आपको टायरेंट का अपोजिट वर्ड यानी विलोम शब्द यानी एनोनिम बतानी है। आपके 4 ऑप्शन है, राइवल, बेनिफैक्टर, पैट्रन या फिर चैंपियन। तो मैं आंसर बता रही हूँ, सही जवाब होगा बेनिफैक्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपके पास ये सेंटेंस है और इस
ब्लैंक में आपको इस 4 ऑप्शन के ज़रिए फिल करनी है। सेंटेंस है Charlie champions rise to Reem elevate the blank growth of Hollywood movies in the first decades of the century। बताइए यहाँ पे आप क्या फील करेंगे, डिलेड फील करेंगे, प्रोग्रेसिंग फील करेंगे, स्लगिश फील करेंगे या फिर एक्सप्लोसिव फील करेंगे। तो आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। आंसर मैं बता देती हूँ, एक्सप्लोसिव इज द राइट आंसर। चार्ली चैंपियंस राइज टू रेम एरलेट द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ हॉलीवुड मूवीज इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 18, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यानी यहाँ पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये वर्ड है, यहाँ पे आपको वन वर्ड बतानी है इस सेंटेंस का कि क्या होगा। टू unimportant to consider, to unimportant to consider, इसका वन वर्ड आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? डिमोनेटिव होनी चाहिए, ट्राइवियल होनी चाहिए, नथिंग होनी चाहिए या फिर नोटिसिएबल होनी चाहिए? आंसर कर लिया आप लोगों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ट्राइवियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो आपको मिलेगा। 2 क्वेश्चन अब तक देखने को मिला है कि क्वेश्चन टैग से पूछा गया है, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ये 19 और 20 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग है जिसका आपको आंसर करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने देख लिया, क्वेश्चन टैग 2 से 3 पूछे जाते हैं और प्रीवियस अभी जो मैंने फर्स्ट राउंड कराया हुआ था 5 को, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन टैग आपको मिला था करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, वी हैड नॉट गॉट एनी रेमुनरेशन डैश। यहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग होना चाहिए? हैड आई होना चाहिए, हैड वी होना चाहिए, हैज़ नॉट वी होना चाहिए या फिर हैज़ वी? ये तो बहुत इजी होता है, सभी ने आंसर कर दिया होगा कि क्या क्वेश्चन टैग होगा। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो यानी आपका ऑप्शन पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। सही जवाब होगा हैड वी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, एवरीबडी हैज़ कम। कौन सा क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे? अब तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो कुछ नेगेटिव सही बताएंगे आप। आंसर कर लिया आप लोगों ने। सही जवाब होगा हैव नॉट दे। एवरीबडी हैज़ कम, हैव नॉट दे। क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 21, द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स, वन लिएबल एज द असर्शन, यानी असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। असर्शन यानी कथन कह रहा है शाह आलम सेकेंड स्पेंड द इनिशियल ईयर्स एज एन एम्परर फार अवे फ्रॉम हिज कैपिटल। यानी कथन है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किया और इसका कारण दे रहा है कि देयर वॉज ऑलवेज अ लर्किंग डेंजर ऑफ फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यानी जो कारण कह रहा है वो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। तो बताइए क्या कथन और कारण दोनों ही सही है या फिर कोई एक सही या फिर दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है और अपना आंसर बताइए। आंसर बता लिया आप लोगों ने। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। हु वॉज अपॉइंटेड बाय डुप्ले इन हैदराबाद आफ्टर द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्लेक्स द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? किसको किया गया था? पुरदोनोय को किया गया था कि लाली को किया गया था कि मेलकॉम को किया गया था या फिर बूसी को किया गया था? आंसर कर दिया आप लोगों ने। आंसर होगा बूसी। On which of the following basis Lord Dalhousie rejected Nana Sahab claim of 8 lakh rupees annually after the death of बाजीराव द्वितीय? यानी निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? अब आपको नीचे सारे स्टेटमेंट मिलेंगे और पहला स्टेटमेंट है नाना साहब वॉज नॉट द सेकेंड सन ऑफ बाजीराव द्वितीय, यानी नाना साहब बाजीराव द्वितीय का लड़का नहीं था। दूसरा है नाना साहब हैड कॉनिवेंस विद द ब्रिटिश ओपोनेंट्स, नाना साहब की अंग्रेजों के शत्रुओं से साठगांठ थी। तीसरा है द पेंशन सेक्शन वॉज नॉट हेरिडिटरी, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। और चौथा ऑप्शन है द प्रॉपर्टी ऑफ बाजीराव द्वितीय बाजीराव सेकेंड वॉज इनफ
फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। अब इस कूट के जरिए अपना आंसर करिए, क्या आंसर होना चाहिए? सही जवाब होगा पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई? आंसर बताइए। आपका जवाब होगा 1700 में, 1700। क्वेश्चन नंबर 25, विथ whom was the revenue settled in the महालवारी स्टेटमेंट। महालवारी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? बताइए किसके साथ हुआ था? विथ द विलेज कम्युनिटी एज अ होल, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर हैड ओपेंड दैट ग्रोथ ऑफ रेलवेज इन इंडिया इज लाइक अ हैंड कफ्स। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? बताइए किसने कहा था? सहचर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग द colonial period in India, what was the purpose of the विटले कमीशन, यानी भारत में उपनिवेशी काल में विटले आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन आपने देख लिया, अब नीचे के दो ऑप्शन मैं आपको दिखा देती हूँ। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टू रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशंस, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द टीम दस्तक स्टैंड फॉर, दस्तक शब्द से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? टेरिफ फ्री ट्रेड, शुल्क मुक्त व्यापार। क्वेश्चन नंबर 29, among the following nationalists find the name who was in favor of nation building through planned economy, he was an engineer too। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो कि योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे, वे एक अभियंता भी थे। सही जवाब होगा आपका एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द टीचर ऑफ बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आंसर होगा बी, आनंद पांडे। द मेन सीट यानी पीठ ऑफ वरकरी सेक्ट इज सिचुएटेड एट, यानी वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? पंढरपुर में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं आपके मैथ्स दी कॉलम पे। लिस्ट फर्स्ट है एंड लिस्ट सेकंड है। लिस्ट फर्स्ट में आपको रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं एंड लिस्ट सेकंड में द प्लेस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, यानी स्थान जहाँ पे उनकी स्थापना हुई वो है, और ये सुधार संगठन है। आपको बतानी है कि सुधार संगठन में इस स्थापना से कौन संबंधित है। तो सारे पॉज करके आप देख लीजिए। आंसर होगा आपका ए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 33, उसका प्रधान संबल यानी प्रिंसिपल फोर्ट था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए कौन है। सही जवाब होगा महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस जो कथन है इस कथन पे विचार कीजिए। तीन कथन है आपके पास। पहला स्टेटमेंट दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यानी फर्स्ट सेशन कलकत्ता में हुआ। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन यानी सेकंड सेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। और तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता संपन्न किया। अब नीचे आपको मिलेगा कोड और इसके ज़रिए बताइए कि कौन सा सही है।
तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Indian freedom struggle, which on the following statements is not correct? भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में इनमें से कौन कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, वो आपको बतानी है। पहला कथन दिया है, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी और चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। तीसरा है, 1906 में गठित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचक समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया। और चौथा दिया है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो बताइए, इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही इसमें से नहीं है, बताइए क्या पूछा, नॉट करेक्ट। आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, if for the year a country GDP was $1,315 million, consumer spending was $900 million, investment by business was $180 million, exports were $85 million and imports were $100 million. Calculate government spending. यदि उस वर्ष के लिए किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद $1,315 मिलियन था, उपभोक्ता खर्च $900 मिलियन था, व्यवसाय द्वारा निवेश $180 मिलियन था, निर्यात $85 मिलियन थे और आयात $100 मिलियन थे, तो सरकारी खर्च की गणना करें, आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए क्या आंसर होगा, गणना कीजिए। आंसर आपका आना चाहिए $580 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 37, monotonicity of preference implies that the indifference curve is dash sloping. प्राथमिकताओं की एक दृष्टता ये दर्शाती है कि उदासीनता वक्र झुका हुआ है। कहाँ पे झुका हुआ है, बताइए। आंसर आपका आना चाहिए डाउनवर्ड, नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, द डिमांड कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म इज। मांग वक्र जो एक पूरी तरह से प्रतिस्पर्धा फर्म का सामना कर रहा है वो क्या है। आंसर आना चाहिए परफेक्टली इलास्टिक, पूरी तरह से लोचदार। क्वेश्चन नंबर 39, द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइन बाय, यानी भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। अब आपको नीचे 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों ऑप्शन में बताइए किसने डिजाइन किया था। आपका आंसर आना चाहिए उदय कुमार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40, in which year was the first 5-year plan launched in India? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। आंसर होगा 1951। क्वेश्चन नंबर 41, इन्वायरमेंट रेफर्स टू, पर्यावरण से अभिप्राय है, बताइए। इन चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। असर्शन एंड रीजन, कथन है, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है, और इसका रीजन यानी कारण दे रहा है वो पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। तो बताइए क्या ये दोनों सही है, असर्शन और रीजन दोनों ही सही या फिर कोई एक सही है। आंसर कर दिया होगा आप लोगों ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। आंसर बताइए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 44, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर करिए। आंसर आएगा ऑप्शन डी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ
फुल्ली, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। क्वेश्चन नंबर 45, ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ दिस राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही ये अधिकार प्राप्त है। बताइए कौन सा अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही ये अधिकार प्राप्त है। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो इंक्लूडेड इन फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? बताइए क्या क्या सम्मिलित नहीं है भारतीय स्वतंत्रता में? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, किसी धर्म की वृद्धि अथवा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या फिर सरकारी धन का प्रयोग करना, धार्मिक एवं खैराती संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण, और ऑप्शन 4 आपको दे रहा है सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना। सारे स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया, अब आप कोड के जरिए अपना आंसर करिए। आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 47, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध? बताइए बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या फिर दलितों के? आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, बच्चों और स्त्रियों। क्वेश्चन नंबर 48, इन IT एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड एज, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? आपका आंसर आना चाहिए कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 49, इन IT नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 50, इन कंप्यूटर्स व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मैनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? आप सभी ने आंसर तुरंत किया होगा, 1024 इंटू 1024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव, यानी लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है लौंग के तेल का? बताइए। आंसर होगा यूजेनॉल। क्वेश्चन नंबर 53, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग द टेप रिकॉर्ड ऑफ पॉलिस्ड, निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? टेप रिकॉर्डर की, आंसर करिए। जवाब होगा फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, फेरोमैग्नेटिक पाउडर। क्वेश्चन नंबर 54, द सेल्यूलर एंड मॉलीसेल्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज, यानी प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस। क्वेश्चन नंबर 55, इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली, फेलोपियन ट्यूब। मैच द कॉलम, लिस्ट फर्स्ट आपको हड्डी दिए हुए हैं बोन और उनके नाम बतानी है, आपको मैच करनी है। सारा देख लीजिए। ब्रेस्ट बोन यानी उरोस्टिक किससे संबंधित है? कोलर बोन किससे संबंधित है? नी कैप किससे संबंधित है? शोल्डर ब्लेड किससे संबंधित है? शोल्डर ब्लेड। आपने देख लिया इसको और नीचे आपके ऑप्शन मिल रहे हैं, अपना जवाब दीजिए, आंसर करिए। ऑप्शन ए, चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा। 4 बजे का टाइम दिया था मैंने, काफ़ी लेट हो गया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मैच द कॉलम। लिस्ट फर्स्ट है एंड लिस्ट सेकंड है। लिस्ट फर्स्ट में आपको पदार्थ मिलेंगे और लिस्ट सेकंड में शरीर क्रियात्मक भूमिका है। तो बताइए कौन सा पदार्थ किस शरीर क्रियात्मक भूमिका से मैच कर रही है?
पूरे ऑप्शन आपने देख लिया। टाइलिन किससे संबंधित है, पेप्सिन किससे संबंधित है, रेनिन किससे संबंधित होगा और ऑक्सीटोसिन किससे संबंधित होगा। तो सारा आपने देख लिया। अब इस कोड के ज़रिए अपना आंसर करिए। सही जवाब आपका आना चाहिए ऑप्शन ए, दूसरा, तीसरा, पहला और पांचवा। क्वेश्चन नंबर 58 एसर्शन एंड रीज़न दिया है। एसर्शन है हमारे आहार के सभी प्रोटीनों का पाचन केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और इसका कारण दे रहा है पेनक्रियास से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। तो बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, दोनों सही है। नीचे आपको कोड दिख रहा है और बताइए आंसर क्या होगा। सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 59 द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द presence of oxygens into carbon dioxide and water with release of energy is called। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं। आंसर करिए। आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, एरोबिक रेस्पिरेशन, वायुवी श्वसन। क्वेश्चन नंबर 60 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है आपके पास, इसमें लौ होता है, इट कंटेन्स आयरन। सेकेंड ऑप्शन है इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तीसरा है इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। और चौथा है इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेज, ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो सारा आपने देख लिया। अब नीचे आपको ये कोड दिख रहे हैं और इस कोड के ज़रिए अपना आंसर बताइए कि सही आंसर क्या होना चाहिए। अगर आपका जवाब ऑप्शन बी है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। यहाँ पे 2 बार 3 लिख दिया है, यहाँ पे 2 होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ द अदर स्नैक्स। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है। आपने सारा ऑप्शन देख लिया। आंसर होगा किंग कोबरा, नागराज। क्वेश्चन नंबर 62 विथ रेफरेंस टू इंडियाज 5-year प्लान्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट है, दोनों ही लैंग्वेज में, मैं सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ूंगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। तीसरा स्टेटमेंट है पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। तो सारा पढ़ लिया स्टेटमेंट तीनों आप लोगों ने, और ये है नीचे कोड, और आपको बतानी है इस कोड में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। अगर आप आंसर ए वो कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, पहला और दूसरा केवल सही होगा, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 63 द मेन इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI इन द इकोनॉमिक रिव्यू 2020 इज फॉर द ईयर 2019-20 यानी आर्थिक समीक्षा 2020 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI पर आधारित मुख्य महंगाई दर वर्ष 2019-20 के लिए हो गई है। कितनी हो गई है 2019-20 के लिए? तो आपका जवाब होना चाहिए 4.1%। क्वेश्चन नंबर 64 आर्थिक समीक्षा 2020 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति वित्त 2019-20 में कितने प्रतिशत हो गई है? आंसर होगा 1.5%। हाउ मच हैज बीन allocated to जल जीवन मिशन has been approved in यूनियन बजट 2020-21। केंद्रीय बजट 2020-21 में जल जीवन मिशन को कितना बजट आवंटित किया गया है? बताइए कितना बजट किया? आंसर होगा ऑप्शन ए 3.6 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 66 केंद्रीय बजट 2020-21 में देश में 2025 तक
टीबी को समाप्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? आंसर करिए, कौन सी योजना होगा? टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्वेश्चन नंबर 67, JLL सिटी मोमेंटम इंडेक्स 2020 में किस शहर को विश्व का सबसे डायनामिक शहर चुना गया है? आंसर करिए, किस शहर को चुना गया है? आपका जवाब आना चाहिए हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 68, आयुष्मान भारत योजना में धोखाधड़ी के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA ने दंडात्मक कार्यवाही के तौर पर 4.5 करोड़ रुपए के जुर्माने के अलावा कितने अस्पतालों को पैनल से बाहर कर दिया है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 69, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे ने कितने भारतीय शहरों को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर होगा झरिया। क्वेश्चन नंबर 71, दिसंबर 2019 को जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत के कौन से स्थान पर है? भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? दिसंबर 2019 को जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर होगा ऑप्शन सी, 5th, 5वां स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 72, लेह में सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने की योजना बना रहा है, कौन सा मंत्रालय बना रहा है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 73, RBI के दंडात्मक कार्यवाही यानी मौद्रिक जुर्माना का भुक्तभोगी बैलेंस हीरो है? एक। आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीपेड भुगतान साधन जारीकर्ता। क्वेश्चन नंबर 74, प्रौद्योगिकी संचालन पर G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज संगठन है? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 76, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने सुलभ भारत अभियान के लिए समय बीमा को बढ़ा करके मार्च 2020 कर दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है, ये योजना दिव्यांग अधिकार विधेयक 1995 के तहत भी शुरू की गई थी। तो बतानी है इसमें से कौन कौन सा करेक्ट है, और नीचे आपको ये कोड है, कोड के जरिए बताइए कि कौन कौन सा जवाब आपका सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 77, फर्म के समापन पर रोकड़ के आंशिक वितरण में साझेदारी को रोकड़ बांटी जाती है, किस अनुपात में बांटी जाती है? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ विभाजन अनुपात में। अभी कल ही या परसों मैंने पढ़ाया था इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 78, एक कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन पर छूट की राशि को दिखाना जाना चाहिए, किसमें दिखाया जाना चाहिए? आंसर होगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। सारे क्वेश्चन बिल्कुल वही आ रहे हैं जो कि आपके इन समय MCQs चल रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक MCQs को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल इस तरीके से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट यानी असत्य है, वो आपको बतानी है। चारों कथन को पॉज करिए और पढ़िए। अंश निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का कंपनी के प्रारंभिक कार्यों को अपलिखित करने में प्रयोग किया जा सकता है। पूंजी विमोचन संचय केवल पूर्णतः प्रदत्त बोनस अंशों को निर्गमित करने के लिए ही उपलब्ध होता है। अंश निर्गमन पर बट्टे की राशि को चिट्ठे में पूंजी खाते में से कटौती के रूप में दर्शाया जाता है। या फिर राइट अंश निर्गमन के समय वर्तमान अंशधारी लाभ में रहते हैं क्योंकि ये अंश आमतौर पर बाजार मूल्य से कम पर निर्गमित किए जाते हैं। तो बताइए इनमें से बतानी है कि कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से।
तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, बाकी सारे ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कॉपीराइट एवं ख्याति के मूल्य में आने वाली कमी का लेखा करने को क्या कहते हैं? आंसर होगा परिशोधन, एमोर्टिसेशन। क्वेश्चन नंबर 81, पट्टे पर ली गई संपत्ति को सामान्यतः हराशित किया जाता है। किसमें हराशित किया जाता है? लीज होल्ड प्रॉपर्टी इज जनरली डिप्रिशिएटेड बाय। आंसर होगा ऑप्शन ए, वार्षिक पद्धति द्वारा, एन्युटी मेथड। क्वेश्चन नंबर 82, एक व्यवसाय का समायोजित शुद्ध लाभ 2 लाख रुपए और विनियोजित पूंजी की राशि 12,50,000 रुपए है। यदि ख्याति का आकलन अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर होना है और प्रत्याशित प्रतिफल दर 10% है, तो ख्याति का मूल्य क्या होगा? पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर होगा 2,25,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 83, जब साझेदारों को ब्याज दिया जाना है तो इसकी गणना सामान्यतः की जाती है। किसमें की जाती है गणना? आंसर होगा ऑप्शन ए, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, वर्ष के आरंभ में पूंजी पर। क्वेश्चन नंबर 84, द इंटायर शिप इज टेकन ऑन हायर, विच ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी। एक संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है, जहाजी कंपनी कौन सा प्रपत्र जारी करता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्टर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 85, कर्मचारियों को संगठन की नीतियों, उद्देश्यों एवं सुविधाओं से परिचित कराने के लिए दिया जाने वाला प्रशिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडक्शन, अधिष्ठापन। क्वेश्चन नंबर 86, अंश प्रीमियम की राशि का उपयोग नहीं किया जाता है। किसमें नहीं किया जाता है अंश प्रीमियम की राशि का? आंसर होगा ऑप्शन डी, पेइंग कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, अंशधारियों को नगद लाभांश देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, साझेदारी फर्म के साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लिखित है। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या विशेष रूप से उल्लेखित है। आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनीज एक्ट 1956। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा बताना है कि सही मैच नहीं हो रहा है? सही जोड़ा इनमें से कौन सा नहीं होगा? पॉज करके इसको देखिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनः स्थापन सामुद्रिक बीमा पॉलिसी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 89, प्राइमेज इसमें सम्मिलित है, इज इंक्लूडेड इन। किसमें सम्मिलित है प्राइमेज? आंसर होगा ऑप्शन बी, जहाजी भाड़ा, शिपिंग फ्राइट। क्वेश्चन नंबर 90, यदि किसी वर्ष का शुद्ध विक्रय 2 लाख रुपए हो एवं देनदारों की राशि 40,000 रुपए हो तो औसत वसूली अवधि कितनी होगी? पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा 73 डेज। नेक्स्ट, विक्रय वापसी पुस्तक में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या रिकॉर्ड किया जाता है? गुड्स रिटर्न टू दी सप्लायर्स, आपूर्तिकर्ता को माल वापस करना। क्वेश्चन नंबर 92, प्रारंभिक रहतिया दिया है 10,000, परचेज दिया है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक यानी अंतिम रहतिया, ग्रॉस प्रॉफिट 10% ऑन सेल यानी सकल लाभ बिक्री का 10%। द अमाउंट ऑफ सेल्स विल बी, बिक्री की राशि कितनी होगी? पॉज करिए, सॉल्व करिए, राशि आपकी आनी चाहिए 80,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 93, मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार किसका लेखा खाते में किया जाएगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, कमीशन पेएबल टू अ सेल्समैन, विक्रय को देय कमीशन। क्वेश्चन नंबर 94, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज यानी पूर्वदत्त बीमा खाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, एन एसेट, एक संपत्ति। नेक्स्ट, द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज इनेक्टेड इन, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन ए, 1881 में। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा के अनुसार आवश्यकता के स्तर हैं। कितने स्तर हैं? आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट, निर्यातक को जहाजी बिल्टी भरती होती है।
द एक्सपोर्टर हैज़ टू फिल इन द शिपिंग बिल? आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 प्रतियों में, इन ट्रिप्लिकेट। क्वेश्चन नंबर 98, सुरेश ने 5,000 रुपये का नगद माल खरीदा। इसकी पंजीकरण प्रविष्टि करेगी, इसकी पंजीकरण प्रविष्टि होगी। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सी प्रविष्टि होगी पंजीकरण की। आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परचेस अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। क्वेश्चन नंबर 99, डबल एंट्री सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन सी, ल्यूकस पैसियोली ने। क्वेश्चन नंबर 100, डिप्रिशिएशन रेफर्स टू, ह्रास का संबंध किससे है? आंसर होगा स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट। क्वेश्चन नंबर 101, कितने आंसर सही हुए आप लोगों के? निम्न मामलों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया कि चिकित्सकीय प्रतिनिधि कर्मकार नहीं है? बताइए किस मामलों में किया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, J&J देचान बनाम केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न मामलों में से किसमें न्यायालय ने सर्वविदित विधिक स्थिति को दोहराया कि ये एक अस्थायी कर्मकार भी छंटनी मुआवजा की मांग कर सकता है यदि वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25F के प्रावधानों के अंतर्गत आता है? कौन सा मामला है? इन दोनों में से कोई है क्या? नीचे का ऑप्शन देखिए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैनेजमेंट ऑफ विल्कोक्स बकवेल इंडिया लिमिटेड बनाम जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 103, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत घर के भीतर ही विवादों के निपटान हेतु कार्य समिति को औद्योगिक संबंध समिति से स्थानापन्न कर दिया जाना चाहिए। ये सिफारिश किसने की? बताइए किसने की? 4 ऑप्शन है आपके पास। आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002, श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग 2002, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी, सारे ही मैंने सिलेबस आपके कवर कर दिए हैं, सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 104, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज एजेंसी ऑफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एजेंसी है, किसकी है? आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 105, उपर्युक्त सरकार ने किस रोजगार में कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें तय की? आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों, पार्ट फर्स्ट ऑफ शेड्यूल, पार्ट सेकंड ऑफ शेड्यूल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 106, 1,000 की राशि पर 1,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए और अंतर अपना बताइए। सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, ₹64.10। क्वेश्चन नंबर 107, एक खरगोश 100 मीटर दूर तक एक कुत्ते को देखता है, 100 मीटर दूर, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उससे दूर भागना शुरू करता है। 1 मिनट बाद कुत्ता 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करता है। उस स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उस खरगोश को पकड़ लेगा जहां से खरगोश ने भागना शुरू किया था? पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन सी, 1100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 108, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघला करके एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ खंड की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो तार की लंबाई कितनी होगी? सॉल्व करिए और अब आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, 4.5 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, एक शंकु की ऊंचाई 32 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसे पिघला करके एक गोले में बदला जाता है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पॉज करिए, सॉल्व करिए। आंसर आना चाहिए 8 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 110, इफ x इक्वल टू टू द पावर 8 और x टू द पावर x इक्वल टू द पावर y, तो y का मान आपको ज्ञात करनी है। इस पे 2 पे पावर जो y है इसका वैल्यू आपको निकालनी है। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, टू द पावर 11। 111वां नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सन्निहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई 2 वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, 12,000 रुपये की राशि को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया और एक अन्य राशि को 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। एक वर्ष में कुल निवेश पर 14% आय हुई थी। ठीक है, इनकम। तो बताइए कुल निवेश कितना होगा। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 20,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 113, एक पार्टी में 1/5 मेहमान केवल शीतल पेय लेना चाहते थे। 1/5 शेष में से आधे मेहमानों ने कॉफ़ी लेना पसंद किया और 2/3 ने चाय लेना पसंद किया। यदि 12 मेहमानों ने कॉफ़ी और चाय दोनों का विकल्प चुना हो तो पार्टी में कुल कितने मेहमान शामिल थे। पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आना चाहिए 90। क्वेश्चन नंबर 114, यदि P और Q मिलकर के किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर के उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R मिलकर के उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पॉज करिए, सॉल्व करिए और अपना आंसर करिए। सही जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए, 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 छात्रों ने एक परीक्षा में भाग लिया। उनमें से एक को दूसरे से 9 अंक अधिक मिले, साथ ही उसके अंक उनके अंकों के योग के 56% के बराबर थे। तो उनके अंक आपको ज्ञात करनी है। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 42 और 33। क्वेश्चन नंबर 116, पी क्यू से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। क्यू अकेला किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। पी और क्यू एक साथ मिलकर के उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा ऑप्शन सी, 4 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 117, एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है। प्रातः 10 बजे ये 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। एक मिनट के बाद ये 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर पर आवर है तो h का मान आपको ज्ञात करनी है। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिएगा, आंसर आपके पास आना चाहिए ऑप्शन बी, 13.86 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 118, छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है। शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है। तो छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए 12/25। क्वेश्चन नंबर 19, वो छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता हो और संख्या 9 की गुणज भी हो। इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, आपका जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन ए आना चाहिए, 1683। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, यदि 2 द पावर x इक्वल टू 24 है और 4 टू द पावर y इक्वल टू 256 है, तो 1/x प्लस 1/y का आपको वैल्यू निकालनी है। इसको पॉज करिए और सॉल्व करिए, आंसर आपका 5/12 आनी चाहिए। मैं इसी के साथ आज आपके टेस्ट भी कंप्लीट होते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं पूरे कट ऑफ के साथ आप इसको काउंट करिएगा और अपना आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज टेस्ट थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी बिजी होने की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, मिलता है नेक्स्ट सेशन में।